श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। ऐच्छिक हिंदी BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र 9वां सत्र 5वां हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रीतिकाल और रीतिकाल के अंतर्गत 3 काव्यधाराओं का विवेचन है, जिसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा और रीतिसिद्ध काव्यधारा। इस ताशिका में रीतिमुक्त काव्यधारा पर हम चर्चा करेंगे। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं अर्थात प्रवृत्तियां। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। उनकी रचनाओं में किसी भी रीति पद्धति का अनुसरण भी दिखाई नहीं देता। चूँकि ये कवि लक्षण ग्रंथों से मुक्त होकर रचना करते रहे, इसलिए इन्हें रीतिमुक्त कवि माना गया। इन कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजवेद देव आदि प्रमुख माने जाते हैं। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया और अधिक स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निबंध किया, उसे रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। रीतिमुक्त कवियों द्वारा लिखे जाने वाले काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता है, अर्थात ऐसा काव्य जो किसी भी परंपरा के अंतर्गत नहीं आता, किसी भी परंपरा का स्वीकार नहीं करता, ऐसा काव्य माने रीतिमुक्त काव्य ये कहलाया जाता है। इस काव्यधारा के कुछ कवि हैं, जिसमें घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर हैं। इसके बारे में हम इनकी विशेषताओं को इस राशिका के अंतर्गत में चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रथम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचना की, और इस वर्ग के प्रातिनिधिक कवि घनानंद माने जाते हैं, जो कि हम इस PPT के चित्र में जिनका चित्र हम देख सकते हैं। इस वर्ग के द्वितीय वर्ग में प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि आते हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवि जो कि सुजान हैं, सबल सिंह चौहान हैं और लाल कवि हैं, जिन्हें छत्र प्रकाश भी कहा जाता है। तीसरे कवि भी हैं तीसरे वर्ग के, जिन्हें नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले गिरधरदास, घाघ, बैताल जैसे कवि आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिमुक्त काव्यधारा में 3 प्रकार के कवि आते हैं, जो कि श्रृंगारी हैं प्रथम वर्ग में, दूसरे वर्ग में प्रबंध काव्य लिखने वाले हैं और तीसरे में है नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले। लेकिन ये तीनों वर्ग के कवि किसी भी काव्यधारा की परंपरा के साथ जुड़े नहीं हैं। वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपनी कविता लिखते रहें और इसलिए उनका अपने आप में एक महत्व है। अब इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता है स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम का अत्यंत उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप अंकित किया गया है। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में सर्वत्र स्वच्छंदता, उदात्तता एवं अकृत्रिमता के दर्शन होते हैं, जिस संदर्भ में घनानंद जी कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तो दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, लला मन में मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। अर्थात इस काव्यधारा के कवि किसी भी प्रकार की काव्य की परंपराओं का स्वीकार नहीं करते। वे अपनी कविता को मुक्त रूप से लिखते हैं। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत है, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में अकृत्रिमता है, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से निर्माण होता है और अतः उनमें रंच मात्र भी बनावट दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए ये जो रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि है वो स्वच्छंद रूप से लिखता है, और इसलिए ये एक विशेषता महत्वपूर्ण हमारे सामने आती है। दूसरी विशेषता है विरह की प्रधानता। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई देती है। वे संयोग का बहुत कम चित्रण किया है, क्योंकि उनकी वृत्ति वियोग वर्णन में अधिक रमी है। विरह की 2 अवस्थाएं होती है, एक है संयोग विरह और दूसरा है वियोग विरह। तो इन कवियों ने वियोग
विरह का वर्णन अधिक मात्रा में किया है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। ये कैसी संयोग नहीं जानी परे, जू वियोग न क्यों हो बिचुहत। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ऋतु मुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत हृदयद्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहाँ बिहारी जैसे कवि विरहताप की अतिशयता एवं विरहजन्य कृष्णता का ऊहात्मक चित्रण अंकित करने में लीन है, वही घनानंद ने विरहजन्य आकुलता एवं अंतर्दशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा। और इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस संदर्भ में कहते हैं, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। अर्थात ऋतुमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय का अंतर्दाह, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। ये सबसे बड़ी विशेषता ऋतुमुक्त काव्यधारा की कवियों की है। स्वानुभूति का चित्रण यह एक प्रवृत्ति इन कवियों की मानी जाती है। ऋतुमुक्त कवियों ने आत्मा अभिव्यक्ति को प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। कहा जाता है कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे और जिसने उनके साथ बेवफाई की, और हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में अभिव्यक्त हुई है। वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में उपलब्ध हैं। अर्थात हम देखते हैं कि ऋतुमुक्त कवियों ने अपनी वैयक्तिक अनुभूति को, प्रेम अनुभूति को काव्य का विषय बनाया, और वो इसलिए स्वानुभूति का चित्रण हमें इस कविता में मिलता है। सौंदर्य चित्रण एक प्रमुख विशेषता इन कवियों की मानी गई है, इस काल की काव्यधारा की मानी गई है। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने भी युगिन प्रवृत्ति के अनुकूल अपने काव्य में सौंदर्य को या सौंदर्य की मनोरम चित्रावलियाँ अंकित की है। जैसे कि घनानंद कहते हैं, लट रोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली है। सौंदर्य का इतना सुंदर चित्रण हम रीतिमुक्त काव्यधारा में ही देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता इस काल की मानी जाती है। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मासल सौंदर्य का अंकन किया है, वही रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। प्रेयसी का सौंदर्य चित्रण करने के लिए उन्होंने जो अनोखी उपेक्षाएं की हैं, वे अत्यंत आकर्षक बन पड़ी हैं। गौरवर्ण शरीर पर जो काली साड़ी प्रिया ने पहनी है, वो कैसी लग रही है, उसका मनोरम वर्णन इस प्रकार कवि करता है। श्याम घटा लिपटी थीर बिजू है, सोहे अमावस अंक उजारी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण घनानंद जैसे कवियों ने इस काल के किया है। शास्त्रीय परंपरा का परित्याग इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है, इस काव्यधारा की विशेषता है। रीतिमुक्त कवियों ने रीति के बंधन को सर्वथा त्याग कर हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया। रीति की परिपाटी को इन कवियों ने त्याग कर अपने स्वच्छंद मन की भावनाओं को ध्यान में लेकर काव्य का सृजन किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस काव्यधारा के कवियों की मानी जाती है। इन कवियों ने किसी भी परंपरा का स्वीकार नहीं किया, और इसलिए ये कवि परंपरागत कविता से अलग हटकर लिखने वाले कवि हैं और अन्य कविता से एक अलग विशेष कवि माने जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय परंपरा का परित्याग ये काव्यधारा की विशेषता इस काल की मानी जाती है। प्रकृति का चित्रण बहुत ही मनोहर ऐसा चित्रण इन कवियों ने अपनी कविता में किया है। रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन के रूप में हुआ है। रीतिमुक्त कवियों का काव्य विरह प्रधान और विरह में प्रकृति प्राय विरही जनों के भावों को उद्दीप्त करती हुई अंकित की जाती हैं। घनानंद जी कहते हैं एक जगह पर, महकी महकी मारे पावस प्रसून्नवास। माने इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण किया भी है और नहीं भी है। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के भावाभिव्यक्ति को, मनुष्य की मनोभावनाओं को, मनुष्य की भावनाओं को
उद्घाटित करने का प्रयास इन कवियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भक्ति का स्वरूप ये भी विशेषता हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं। यद्यपि रीतिमुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, पर इतने भर से हम इन्हें कृष्ण भक्त कवियों की कोटि में नहीं रख सकते। घनानंद के काव्य में कहीं कहीं भक्ति भावना दिखाई देती, जैसे कि वे कहते हैं, हाय हरि तुम्हें पाऊँ कहाँ, धरती में धसों की आकाश ही चिरो। माने कृष्ण के प्रति पाने की जो लालसा है वो प्रेमाभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट हुई है। ये एक भक्ति का स्वरूप इस काल के कवियों की एक विशेषता है। एक और श्रृंगारिकता को महत्व देने वाला ये रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि, दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो भक्ति का भी वहाँ पर भक्ति की भी प्रकटीकरण करता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काल के कवि की मानी जाती है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग इस काल के कवियों की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इनकी भाषा में सरसता कोमलता के साथ साथ नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन तथा व्यवस्थापन भी रीतिमुक्त काव्यधारा में के द्वारा हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रीतिमुक्त कवि जो कवि हैं उन्होंने भाषा को भी एक नए दृष्टिकोण से प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। रीतिमुक्त कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ये बिल्कुल हम देखते कि ये समकालीन परिवेश की भाषाओं में से सबसे हटकर भाषा भी कही जा सकती है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग ये विशेषता इस काल के कवियों की मानी जाती है। मुक्त काव्य रचना तथा फारसी प्रभाव, समकालीन कविता भूप्रदेश ये अलग अलग प्रभावों से प्रभावित था और उसमें से भाषा का प्रभाव होना भी ये अनायास रूप से हम देख सकते हैं। रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्त काव्य रचना की अधिक रही है। मुक्त काव्य के लिए अनुभूति की जिस गहना की आवश्यकता होती है उसकी कोई कमी यहाँ नहीं थी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। घनानंद और आलम फारसी के दोनों ही अच्छे कवि थे और इस तरह से भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए अनेक भाषाओं का प्रभाव इन कवियों की कविता पर रहा है, अर्थात इसमें फारसी का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्यधारा या काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इसलिए यह अन्य कविता से रीतिमुक्त कविता ये सबसे विशेष मानी गई है। धन्यवाद।